नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम TGT सिलेबस में शामिल संस्कृत कवियों और उनकी रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सिलेबस में कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष को शामिल किया गया है। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इनका जन्म परिचय, इनकी रचनाएं और इनके रचनाओं में वर्णित सूक्तियाँ और व्याख्यान को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। कालिदास के जीवन के विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः साक्ष्य के आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी उनके जीवन के संबंध में मिलती है। कालिदास के जन्म को लेकर विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत है। कालिदास के जन्म के विषय में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन थोड़े बहुत साक्ष्य के आधार पर उनके जीवन के जानकारी के संबंध में कुछ प्रमाण मिलता है। कालिदास के जन्म के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। चलिए उन मतभेदों को देख लेते हैं। एक किंवदंती है कीथ महोदय के अनुसार। कीथ या एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है कीथ महोदय, उनके अनुसार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा पंडित थे। इनका जन्म 375 ईस्वी से 413 ईस्वी से है। कीथ महोदय ने कालिदास को बतलाया है कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सभा पंडित थे और इनका जन्म 375 ईस्वी से 413 ईस्वी के बीच माना गया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर, यह भी एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कालिदास के जन्म के विषय में कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ ऐसा मानते हैं। मैक्स मूलर कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी में मानते हैं। इन विद्वानों के अनुसार भी आ जाता है कालिदास का जन्म, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। फर्ग्यूसन के अनुसार, यह भी एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है, फर्ग्यूसन के अनुसार भी कालिदास का जन्म 6ठी शताब्दी माना गया है। यह भी मैक्स मूलर के अनुसार 6ठी शताब्दी ही कालिदास का जन्म माने हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार, ये तो पाश्चात्य विद्वान थे, अब भारतीय विद्वानों के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के राजसभा के कवि थे। ऊपर भी लिखा गया है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा पंडित थे और भारतीय विद्वानों का मत भी है कि कालिदास विक्रमादित्य के राजसभा के कवि थे। इनका जन्म 75 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कालिदास का जन्म भारतीय विद्वानों के अनुसार। ज्योतिष विवाद के अनुसार, ज्योति विदारण के अनुसार क्या है, कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। विक्रमा जैसे अकबर के 9 रत्न थे, उसी प्रकार विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न शामिल थे। उन्हीं में एक रत्न कालिदास थे विक्रमादित्य के दरबार में। मेघदूत के आधार पर कालिदास की रचना है मेघदूत। मेघदूत पूछेगा किसकी रचना है तो लिखिएगा कालिदास। तो मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है, मेघदूत के ग्रंथ के आधार पर यह ज्ञात होता है कि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कालिदास शैव थे, मतलब शिव जी को मानने वाले थे, उन्हीं की आराधना करने वाले थे। मेघदूत ग्रंथ के आधार पर, मेघदूत किसके द्वारा
लिखा गया है तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो इस आधार पर पता चला है, इस ग्रंथ के आधार पर, कि कालिदास उज्जैन के निवासी थे और यह एक शैव संप्रदाय के व्यक्ति थे, शिव को मानने वाले। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। एक किंवदंती है कि कालिदास बचपन में बड़ा मूर्ख थे। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरम दंडी पद लालित्य मागे संति त्रय गुणा। इस सेशन को आप पढ़ लेंगे तो संस्कृत साहित्य जो टीजीटी के सिलेबस में, यूपी टीजीटी के सिलेबस में डाला गया है, उस संस्कृत साहित्यकार और उनकी रचनाओं से एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। उनकी सूक्तियों को भी इस सेशन में शामिल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए कहा गया है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रश्न आ जाएगा, कालिदास किस रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तो वैदर्भी रीति के। रीतियाँ कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। इन्हें दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि मिली थी। कालिदास को किसकी उपाधि मिली थी? तो दीपशिखा की उपाधि मिली थी कालिदास को। कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाणभट्ट? बाणभट्ट भी एक संस्कृत साहित्य के कवि हैं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ यूपी टीजीटी के सिलेबस में सिर्फ कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष को शामिल किया गया है। तो क्लास बड़ी हो जाएगी तो हम 2 क्लास में संस्कृत के इन कवियों और उनकी रचनाओं को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। देखते हैं आज कितने दूर तक हम पढ़ पाते हैं। तब बाणभट्ट क्या लिखते हैं कालिदास के विषय में? निर्गातासु न वा कस्य कालिदास्य शुक्तिषु प्रीति माधुर्य संद्राशु मंजरीरिव जायते। मंजरीरिव जायते। निर्गासु न वा कस्य कालिदासस्य शुक्ति प्रीति मधुर संद्राशु मंजरीरिव जायते। यह बाणभट्ट ने कालिदास के विषय में कहा है। कालिदास के रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कालिदास की रचनाएं कितनी हैं? तो कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कालिदास की जैसे तुलसीदास के 12 रचनाएं प्रसिद्ध है, प्रामाणिक है, आचार्य शुक्ल ने माना है, उसी प्रकार कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध है। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं इस प्रकार है। कालिदास की रचनाओं को कालक्रम में सेट करने के लिए पेपर में दे देता है, या ऐसे पूछ देता है कालिदास का यह कौन सा ग्रंथ है, किस विधा का है, नाटक है कि कालिदास का महाकाव्य है कि गीति नाट्य है, ऐसे भी करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य को यूपी टीजीटी में शामिल किया गया है, उसी के बारे में आज हम विस्तारपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो इनकी रचनाएं कालक्रम के अनुसार कैसी हैं? ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम कालिदास का रचना है जिसमें 6 सर्ग है। ऋतुसंहारम में कितने सर्ग है? तो 6 सर्ग है। सर्ग भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कुमार संभवम। इसमें पार्वती और शंकर जी के विवाह वर्णन और भगवान कार्तिकेय का जन्म वर्णन इस कुमार संभवम में किया गया है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है। सर्गों को क्या कहा जाता है? तो अध्याय कहा जाता है। सर्गों को क्या कहा जाता है? अध्याय कहा जाता है। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम इनका नाटक है। इसमें 5 अंक है। विक्रमोर्वशीयम। अब यह कालक्रम के अनुसार सेट है।
सबसे पहले ऋतु संहारम की रचना की है, फिर कुमार संभवम की, फिर मालविका अग्निमित्रम की, फिर विक्रमोर्वशीयम की। विक्रमोर्वशीयम में भी 5 अंक है या अध्याय है। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघदूतम में का भी 2 भाग है। मेघदूतम मेघदूतम नामक रचना का भी 2 भाग है। नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम इनका महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग है और कहा जाता है रघुवंशम में रघुकुल के 31 राजाओं को वर्णन मिलता है। +2 में यूपी +2 सिलेबस में इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का 4th अंक सिलेबस में दिया गया है और +2 में पढ़ाया जाता है यूपी में। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक है और 4th अंक सबसे महत्वपूर्ण है। 4th अंक सबसे महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो ये थे कालिदास के 7 महत्वपूर्ण प्रामाणिक रचनाएं कालक्रम के अनुसार। सबसे बाद में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए हैं। कालिदास के ग्रंथों का विवरण देख लेते हैं। महाकाव्य में देख लेते हैं। देखिए, महाकाव्य कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। कालिदास के कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं, एक कुमार संभवम और एक रघुवंशम। कुमार संभवम में शिव और पार्वती कार्तिकेय की कहानी है। रघुवंशम में रघुकुल के सूर्यकुल के 31 राजाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है गीत काव्य। कालिदास का 2 गीत काव्य है, एक ऋतु संहारम है, दूसरा मेघदूत है। एक ऋतु संहारम है और दूसरा मेघदूत है। तो 2 महाकाव्य है। कालिदास के 7 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। रघु का वंश देखिए कितना बड़ा है। तो वंश बड़ा है तो महाकाव्य बड़ा होता है। महाकाव्य में 8 अध्याय से ज़्यादा जिस ग्रंथ में वर्णन मिलता है उसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो रघुवंश और कुमार संभवम कालिदास का महाकाव्य है और इनका गीत काव्य है ऋतु संहारम और मेघदूतम, इनका गीत काव्य है। और कालिदास के नाटकों को देख लेते हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का नाटक है। तो देखिए 3 नाटक है, 2 गीत काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। तो ऐसे 7 रचनाएं कालिदास के प्रामाणिक माना जाता है। कालिदास कृति महाकाव्यों का परिचय। कालिदास के महाकाव्यों का परिचय देख लेते हैं कि इसमें क्या वर्णन है। महाकाव्यों में इनकी सभी रचनाओं में देख लेते हैं, क्योंकि रचनाओं के अंदर से यह पूछ देता है। प्रियंवदा अनसुईया ने प्रियंवदा से क्या कहा, सूक्तियाँ पूछ ली जाती है। तो कुमार संभवम को पढ़े रहेंगे तो यह जाने रहेंगे कि इसमें क्या है, यह पूछता है। चलिए, यह महाकाव्य है कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में क्या वर्णन है? कुमार संभवम में 17 सर्ग है। कुमार संभवम में कितने अध्याय या सर्ग है? तो 17 सर्ग है। कालिदास का यह प्रथम महाकाव्य है। पूछेगा कालिदास का प्रथम रचना कौन है? तो कुमार संभवम है। कालिदास का यह प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त करने की कथा वर्णन है और शिव पार्वती के विवाह की कथा वर्णन है और उनसे कार्तिकेय के जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध वर्णन है। कुमार संभवम में इतने सारे हैं, इसीलिए यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है कि शंकर जी का पूरा एक वृत्तांत ही वर्णन है, इसीलिए यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। इस क्लास को पढ़ लेंगे तो जो यूपी टी के सिलेबस में संस्कृत साहित्य से
जो कवि या उनकी रचनाएं दिया गया है उनके बारे में आप लोगों का ये कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए ये पूछ रहा है कालिदास का 2 महाकाव्य है, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में 17 सर्ग है जबकि रघुवंशम में 19 सर्ग है। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। मन प्रथम रचना कालिदास का कुमार संभवम है। इस कुमार संभवम में वर्णन क्या हुए तो हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या की का वर्णन मिलता है और इसके फलस्वरूप जब तपस्या कर लेती हैं पार्वती जी तो उसके स्वरूप शिव जी को प्राप्त कर लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह होता है। उनसे कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होता है। यही कथा वर्णन है कुमार संभवम में। तो कुमार संभवम का वर्ण विषय यही है। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। पूछेगा कि कुमार संभवम किसका ग्रंथ है तो कालिदास का। इसके कितने सर्गों पर मल्लिनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखे हैं तो 8 सर्गों पर। कितने सर्गों पर 8 सर्गों पर मल्लिनाथ ने कालिदास के कुमार संभवम पर टीका ग्रंथ लिखे हैं। सर्गों पर संजीवनी लिखी है वही संजीवनी उस टीकाकार ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग है या अध्याय है। रघुवंशम में कौन सी कथा वर्णन है तो रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। पहला महाकाव्य कुमार संभवम जिसमें 17 सर्ग है और शंकर जी के पार्वती द्वारा तपस्या, शंकर जी को प्रसन्न करना, शंकर जी से विवाह करना और उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो यह कहानी कुमार संभवम में वर्णन है। और रघुवंशम में क्या वर्णन है तो रघुवंश कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर, मनु क्या है रघुकुल के ही एक राजा थे, राजा मनु। तो मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक, अग्निवर्ण सूर्यवंश का अंतिम राजा थे अग्निवर्ण तक सूर्यवंशीय के 31 राजाओं के जीवन वर्णन है। रघुवंशम में 31 राजाओं का जीवन वर्णन है, इसीलिए इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। और यूपी +2 में रघुवंशम का राजा दिलीप के खंड का वर्णन हुआ है। राजा दिलीप को कि वह कैसे गाय चराते हैं और गाय द्वारा, नंदिनी गाय द्वारा पुत्र की प्राप्ति करते हैं। तो सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन मिलता है रघुवंशम में। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन मिलता है रघुवंशम में। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। पूछेगा रघुवंशम में कितने श्लोक हैं। रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है तो 1569 श्लोक है। इसका नायक रघु जी हैं और राम कथा के 10वें से 15वें सर्ग तक का वर्णन है। कालिदास के महाकाव्यों के विषय में कालिदास का कितना ग्रंथ प्रमाणिक है तो 7 ग्रंथ। तो महाकाव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक हमने पढ़ लिया। अब कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, 2 गीत काव्य हैं और 3 क्या हैं इनके नाटक हैं। तो कालिदास के गीत काव्यों के बारे में देख लेते हैं कि गीत काव्यों में इन्होंने क्या वर्णन किया है। कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। सबसे पहले गीत काव्य लिखने वाले संस्कृत साहित्य में सबसे पहले गीत काव्य लिखने वाले कौन थे तो वह कालिदास थे। कालिदास संस्कृत गीत काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऋतु संहारम और मेघदूतम इनके 2 गीत काव्य हैं।
अब इन गीत काव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो पहला है ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम इनका गीत काव्य है। इनका क्या है? गीत काव्य है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम कालिदास की सर्वप्रथम रचना है और प्रथम गीत काव्य है। प्रथम इनका ग्रंथ पूछे, महाकाव्य पूछे तो कुमार संभवम है, लेकिन प्रथम गीत काव्य कौन है? ऋतु संहारम है। इसमें 6 सर्ग हैं। ऋतु संहारम नामक गीत काव्य में कितने सर्ग है? तो 6 सर्ग है या अध्याय है। और इन 6 सर्गों में कितने श्लोक हैं? तो 197 श्लोक हैं। 6 ऋतुओं का वर्णन गीत शैली में किया गया है। ऋतु संहारम क्या किया गया है? तो 6 सर्ग हैं और 6 ऋतुओं का वर्णन गीत शैली में किया गया है। इनका क्रम इस प्रकार से है, पढ़ लेते हैं। ऐसे ऋतुएं 4 मानी गई है, जाड़ा, गर्मी, बरसात और एक बसंत ऋतु। लेकिन इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है कालिदास के ऋतु संहारम में। एक ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का ऋतु, एक वर्षा ऋतु है, एक शरद ऋतु है, सर्दी का ऋतु, एक हेमंत ऋतु है, एक शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है। इतने सारे 6 ऋतुओं का वर्णन कालिदास के ऋतु संहारम में मिलता है। और ऋतु संहारम क्या है? कालिदास का एक गीति नाट्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरे गीति नाट्य के बारे में, मेघदूतम। मेघदूतम में क्या वर्णन है? पढ़ते हैं। मेघदूत की कथा को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम नामक गीत काव्य के 2 भाग किए गए हैं, एक पूर्व मेघ है, दूसरा उत्तर मेघ है। 2 भागों में बांटा गया है इनके मेघदूत को। पूछेगा प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। और मेघदूत में को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उन भागों का नाम क्या है? तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इन 2 भागों में कितने श्लोक शामिल हैं? तो 121 श्लोक शामिल हैं कालिदास के मेघदूतम में। यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। मेघदूत कैसा ग्रंथ है? तो कल्पना प्रधान ग्रंथ है, कल्पना किया गया है। इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। मेघदूत किसका उपजीव मेघदूत का उपजीव ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि रामायण है। उपजीव ग्रंथ मतलब उसी ग्रंथ को पढ़कर कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, वाल्मीकि रामायण से पढ़कर। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता प्रिया यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम में, इसमें क्या वर्णन है? तो जो इस ग्रंथ का वर्ण विषय क्या है? तो जो अलकापुरी मतलब कुबेर जहाँ रहते हैं, धन के देवता कुबेर, उस नगरी को अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। जहाँ धन के देवता कुबेर रहते हैं, उस नगरी को अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ का निवासी क्या है? यक्ष है। यक्ष एक गंधर्व देवता है। वह अपनी वियुक्ता मतलब छोड़ी हुई पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम में मेघों द्वारा संदेश भेजते हैं। रामगिरी पर्वत के आश्रम में उनकी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी है। तब यक्ष क्या किए हैं? मेघ मतलब बादलों के द्वारा संदेश भेजे हैं यक्षिणी को, यक्ष ने। इस ग्रंथ में कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता है। पूछेगा कि मेघदूत में किस छंद को प्राथमिकता दिए हैं कालिदास? तो मंदाक्रांता छंद को प्राथमिकता मिली है मेघदूत नामक गीत काव्य में। कालिदास कृत नाटकों का परिचय। नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम, पहला इनका नाटक क्या है? मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक है।
प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम, प्रथम गीतिकाव्य मेघदूत ऋतु संहारम। इस नाटक में 5 अंक है, 5 अध्याय है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में 5 अध्याय है और इस 5 अध्यायों में 96 श्लोक हैं। नोट डाउन कीजिएगा, अगर नोट्स बना लिए, मेन जो जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइए। मालविकाग्नि में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। ऐसे मालविकाग्नि में लिख लीजिए और लिखिए इसमें 5 अध्याय हैं। अध्याय कोमा दे दीजिए। फिर इन अध्यायों में 96 श्लोक हैं। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणयन तथा विवाह का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र में क्या वर्ण विषय है इसका? तो मालविका और अग्निमित्र का प्रेम वर्णन और विवाह वर्णन हुआ है इस नाटक में। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में 5 अध्याय हैं और इन अध्यायों में 96 श्लोक है। और इन श्लोकों में क्या वर्णन मिलता है? तो मालविका और अग्निमित्र का प्रणय माने प्रेम कथा और विवाह वर्णन मिलता है। नेक्स्ट इनका नाटक देखते हैं। विक्रमोर्वशीय, विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा, इसी को ज्वाइंट कर दिया गया है। तो कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक की रचना है। यह एक नाटक विधा है, कालिदास द्वारा रचित यह नाटक विधा की रचना है। हाँ, तो देखिए इसमें 65 श्लोकों में वर्णित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें भी 5 अध्याय है। इस नाटक में विक्रमोर्वशीयम में भी कालिदास द्वारा विरचित विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में 5 अध्याय हैं और इन अध्यायों में 65 श्लोक हैं। इसमें राजा पुरूरवा मतलब विक्रमादित्य, राजा पुरूरवा मतलब विक्रमादित्य और उर्वशी नामक अप्सरा का प्रेम वर्णन कथा है। उनके प्रणय कथा मतलब प्रेम वर्णन मिलता है। जहाँ पूर्वा का अर्थ मेघ है, जहाँ पुरूरवा का अर्थ क्या है? मेघ है। और उर्वशी का अर्थ क्या है? विद्युत है। यहाँ पे राजा पुरूरवा या विक्रमादित्य को मेघ के रूप में इनको दर्शाया गया है और उर्वशी नामक अप्सरा को बिजली के रूप में। जैसे शरीर को कपड़ा जरूरी है, वैसे ही मेघ बिना बिजली के चमके मेघ नहीं आते। तो मेघ और बिजली का संबंध दर्शाया गया है विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में कालिदास द्वारा रचित। कालिदास से एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटने नहीं पाएगा इस सेशन में। नेक्स्ट इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है और अंतिम रचना है। कालिदास का अंतिम रचना कौन सा है? शुरुआती रचना कुमार संभवम है। कालिदास का प्रथम रचना कुमार संभवम है और लास्ट रचना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक विधा की रचना है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदास के 3 नाटकों में सबसे उत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है और यह इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है। इसमें 7 अंक या अध्याय हैं और इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम का वर्णन मिलता है, इनके वियोग का वर्णन मिलता है और पुनः जब ये मिल जाते हैं तो पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है। इसका उपजीव ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है। पूछेगा शकुंतला नामक अभिज्ञान शाकुंतला नामक नाटक कहाँ से उद्धृत है, इसका उपजीव ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का आदि पर्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में साधारण गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृतिक एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का प्रयोग किया गया है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक चंपू काव्य है। इसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित रचना को। इस सेशन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में साधारण भाषा में सौरसेनी प्राकृति से में लिखा गया है। संस्कृत है लेकिन सौरसेनी प्राकृतिक का है। गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृतिक का वर्णन मिलता है, प्राकृत में लिखा गया है, और पद की रचना महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखा गया है और 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद हैं? 24 छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। यूपीटीजीटी में संस्कृत साहित्य से कालिदास की नाटकों की सूक्तियाँ पूछ ली जाती है। जैसे राजा दिलीप का वो सूक्ति पूछ लिया गया था यूपीटीजीटी में, जब नंदिनी को लेकर राजा दिलीप सिंह के पास जाते हैं तो वहाँ का सूक्ति पूछ लिया गया है, याद नहीं आ रहा है तो रघुवंश में। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से कालिदास की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी परीक्षा में पूछी जाती है। अर्थो ही कन्या परिकाया। कन्या क्या है? एक पराया धन है। अर्थो ही कन्या परिकाया एव। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। वामाकुल साधाय। वामाकुल साधाय गुणवंते कन्या प्रतिपादनीय। गुणवंते कन्या प्रतिपादनीय। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई सूक्ति है। अवे ही तन्या ब्रह्मणि गर्भा शमीमेव। अवे ही तन्या तनया तनयां ब्रह्मग्नि गर्भा शमीमेव। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधोन भवति। गुरपी विरह दुख खमाशा बंध सहायति। इतने सारे अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ हैं। तो नेक्स्ट रचना हम कल पढ़ेंगे भवभूति के बारे में। देखिए कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष, यह 6 रचनाकार संस्कृत साहित्य से टीजीटी के सिलेबस में दिया गया है। तो आज हमने क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे से 40 मिनट तक हो गया है। तो चलिए कल भारवी भवभूति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह सेशन कालिदास पर ही समाप्त होता है। कालिदास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों को इस सेशन में हमने शामिल किया। कल भवभूति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह सेशन यही समाप्त होता है। सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए कल के क्लास में भवभूत और भारवी को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आज का सेशन कालिदास से ही पूरा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।